मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ने से पहले लास्ट वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो इसके फादर होते हैं गयासुद्दीन तुगलक, वो कैसे राजा बनते हैं और अच्छे से रूल कर रहे होते हैं। तुगलकाबाद किला उन्होंने बनवाया होता है, तुगलकाबाद नगर उन्होंने बसाया होता है, सब अच्छे से कर रहे होते हैं। बट एक दिन जब वो बंगाल से लड़ाई लड़के और जीत के वापस आ रहे होते हैं तो दिल्ली से 8 किलोमीटर दूरी पर वो लोग रुकते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें दिल्ली में आना होता है। तो रात को वो वहीं पर रुकने का इंतजाम करते हैं। तो वहां पे ना वो क्या करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जो है लकड़ी का महल बनवाने के लिए बोलता है कि लकड़ी का महल बना दो, हम इसमें रहेंगे। तो उसी लकड़ी के महल को गिरने से दबकर उसकी मौत हो जाती है। ठीक है। और किसी किसी किताब में लिखा है कि जो उलूग खां होता है उसका बेटा, वो कुछ ऐसा करता है कि मतलब जो मजदूर होते हैं जो किला बना रहे होते हैं उनसे बोलता है कि तुम कुछ ऐसा करो कि थोड़ी देर बाद ही गिर जाए किला। मतलब कि वो खुद ही अपने पिताजी को मरवा देता है। कौन? उलूग खां, जिसका नाम रियल नाम जूना खां होता है। उसको उपाधि मिलती है उलूग खां के उसके फादर गयासुद्दीन तुगलक से। तो और कहीं पर लिखा है कि उसी के महल में दबकर मौत हुई थी। तो मेन ये है कि वो जो गयासुद्दीन तुगलक है, दिल्ली पहुंचने से ठीक एक दिन पहले उसकी रात में ही महल के गिरने से उसकी डेथ हो जाती है। लकड़ी का महल जो होता है वो गिरने से उसकी डेथ हो जाती है। तो मेन रीजन उसकी डेथ का ये था। इस तरीके से वो जो निजामुद्दीन औलिया थे उनकी कहावत वो जो है सच हो जाती है, मतलब कि दिल्ली अभी दूर है। तो वहां से ही अभी हम बोलते हैं कि दिल्ली अभी दूर है, मतलब कि काम इम्पॉसिबल है, अभी हुआ नहीं है, हो भी नहीं पाएगा, इसलिए बोलते हैं दिल्ली अभी दूर है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक MBT, जब इसके फादर की डेथ हो जाती है तो ये अगले दिन अपने पिताजी के शव के साथ दिल्ली पहुंचता है। ठीक है। सारे लोग सोच रहे होते हैं कि अब आएंगे, राजा जीत के आए हैं ये वो, बट वो डेथ हो जाती है उसकी। वो अपने पिताजी के शव को लेकर के दिल्ली पहुंचता है और वहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। कौन? उलूग खां। उलूग खां की उपाधि, जिसका जो था जूना खां को उलूग खां की उपाधि मिली थी, अब वही उलूग खां राज्याभिषेक कराता है अपना मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से अभी गद्दी पर बैठ जाता है। तो इस तरीके से जो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड है वो 1325 से लेकर 1351 तक है। 26 ईयर्स तक इसने रूल करा था। लेकिन ये जो वीडियो ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो आदमी होता है ना, इसने सारे काम बावलों वाले करे होते हैं, मतलब बिल्कुल ही पागल होता है। कहने को ये ना सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजा है दिल्ली सल्तनत का। अब तक का जो राजा, जितने भी राजाओं के बारे में हमने पढ़ा है ना, उसमें ये राजा सबसे पढ़ा लिखा था। लेकिन स्टिल इसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि इसने ना अपना दिमाग लगा करके बहुत अच्छे अच्छे काम करने चाहे। लेकिन अब कुछ भी कह लो, इसकी किस्मत इसके साथ नहीं थी या फिर वो कामों में वो बात नहीं थी, क्योंकि इसका एक भी काम जो था ना ढंग से प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया, इसलिए इसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि इसने ऐसे क्या काम करे जो नहीं सक्सेसफुल हो पाए और हम इसे इतना पागल कहते हैं। तो ये सारे काम हैं जो इसने कुछ करे हैं जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट उससे पहले हम पढ़ते हैं कि इसने को क्या क्या इसने पढ़ाई कर रखी थी। देखो, नक्षत्र का इसको ज्ञान था, ज्योतिषी का इसको ज्ञान था, गणित की इसने शिक्षा ले रखी थी। और जो उस टाइम पे जो वो होती है ना भाषाएं, तो बहुत सारी भाषाओं में इसको मेन संस्कृत का भी एक आता था, मतलब इसको बहुत सारी भाषाएं उस टाइम पर भी आती थी। मतलब इतना ज्यादा पढ़ा लिखा था। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि उस टाइम पे कोई भी पढ़ने से डरे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। और इन सब के बावजूद ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे थे, इसको अच्छे से नॉलेज थी, पर फिर भी हम इसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ। ये सब तो देखो आपको बेसिक पता ही है कि जब ये गद्दी पर बैठ गया और सारी चीजें, तो ये जो सारी मैं बोल रही हूँ कि पढ़ा लिखा मूर्ख है, ये सब ये पागलों वाले इसने काम कर रहे हैं, ये सब मैं अपने आप से नहीं बोल रही, ये किताबों में लिखे हुए हैं। तो वो किताबें कौन सी है? तारीख फिरोज शाही और किताबें रहला। ये किताबें जो है बार बार देखो रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने इनके राइटर्स के नाम नहीं लिखे। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने। और किताबें रहला लिखी है इब्न बतूता ने। तो ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ ना, ये सब इन किताबों में लिखी हुई है, हम यहाँ से इनको पढ़ सकते हैं, कोई भी बात कोई बना के नहीं बोल रहा। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड चल रहा था ना, तो उस टाइम पे सबसे विस्तारित साम्राज्य था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत का जो राजा था, उस टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत थी ना, सबसे ज्यादा जो फैली हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे फैली हुई थी। इसलिए इसको था, इस सबसे ज्यादा था, तो इसको था मेरे को और बड़ा करना है, और बड़ा करना है, लड़ाई लड़ो, यहाँ जाओ वहां जाओ, रूल करो, आतंक फैलाओ, आक्रमण करो और कब्जे में करो। ठीक है। इसी तरीके से इसने ना दक्षिण में भी बहुत बार अभियान करने की कोशिश करी कि मैं दक्षिण को भी जीत लूं तो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे भी इसके टाइम पे ऑलरेडी बहुत बड़ा ही था। कितने थे? 23 प्रांत थे, 23 प्रांत थे। अब एक बात तो ये है ही कि इसके टाइम पे जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड में सबसे बड़ा इसके पास प्रॉपर्टी थी। लेकिन एक बात ये भी सच है
कि जो लोग विद्रोह करते हैं ना कि हमें अलग रहना है, कि जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूट करके अलग हो गया, तो उसी टाइम पे, इसी के टाइम पे ऐसे बहुत सारे स्टेट थे जो इसके प्रांत में से टूट के अलग हो गए थे, क्योंकि ये पागल था, इसको कुछ अकल वकल तो थी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इसको बस लड़ाई करने से मतलब था। तो लोगों ने ना बहुत ज्यादा विद्रोह करे थे, तो इसी के टाइम पे सबसे ज्यादा विद्रोह भी हुए थे, लोगों ने अलग होने के लिए सबसे ज्यादा विद्रोह भी इसी के टाइम पे करे थे। तो कितने थे, 34 टाइम्स विद्रोह हुए थे, 34 बार, मतलब समझ लो इसका पूरा एक घर है तो घर वाले ही 34 बार लड़ाई लड़ चुके हैं इससे कि भाई हमें अलग कर, हमें तेरे साथ नहीं रहना, अलग कर। जैसे सास बहू की नहीं बनती वो अलग हो जाते हैं, तो ऐसे वो कह रहे थे कि हमें अलग करो अलग करो अलग करो। कुछ को जीता कुछ को नहीं जीता, और कुछ काफी सारे बहुत सारे अलग भी हो गए थे। इसमें से 27 टाइम्स जो था ना दक्षिण वालों ने अटैक करा था, जो दक्षिण में इसके पास थी ना चीजें, उन्होंने अटैक करा था। तो अब फिर क्या करा, देखो इसकी ना स्टोरी भी है, अभी बताती हूँ, लेकिन पहले ये पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। अब इसको किताब में लिखा है पढ़ा लिखा मूर्ख, ठीक है, पढ़ा लिखा मूर्ख है। और एक ना इब्न बतूता आया था, मोरक्को का यात्री है ये, इब्न बतूता आया था। तो इब्न बतूता आया ना, तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत खुश हो गया, ओहो ओ भाई साहब मेरे बारे में लिखेगा, बढ़िया बढ़िया बातें लिखेगा ये वो। तो इसने क्या करा, मतलब इब्न बतूता के आते ही उसे दिल्ली का काजी बना दिया। मतलब कि जो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, जो दिल्ली की सभ्यता को जानते हैं सारी चीजें, उससे कुछ नहीं, लेकिन जो एक बंदा बाहर से आया उसको इसने दिल्ली का काजी बना दिया कि तू दिल्ली का काजी है। फिर उसी को उसने राजदूत बनाकर चीन में भेज दिया था 1342 में, सॉरी 1342 में इसको राजदूत बना के चीन में भेज दिया था, क्योंकि चीन वालों ने ना 1341 में कुछ हमला वगैरह करा था, बट फिर बाद में सॉर्ट आउट हो गया था, तो उसको वापस से चीन भेज दिया कि तू मेरा राजदूत बन के जा और हमारे में अच्छी अच्छी बातें बता, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे करता है, एमबीटी इतना बड़ा राजा है, एमबीटी इतना फेमस है, ऐसे ऐसे करके बोल, उसको राजदूत बना के भेज दिया था। और अपने दरबार में इसने इब्न बतूता को भी बहुत अच्छी पोस्ट दी थी, ठीक है। इब्न और इसके बारे में थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं पहले, क्योंकि भाई बंदे ने कुछ अच्छे काम भी करे हैं, पहले कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, फिर हम इसके कामों के बारे में पढ़ेंगे कि इसको पागल क्यों कहते हैं। तो इसके अच्छे काम क्या थे, इसने ना किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं किया, मतलब सहिष्णुता की नीति अपनाई थी इसने। इट मीन्स कि जैसा हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है ना धर्मनिरपेक्ष, तो समझ लो एमबीटी भी धर्मनिरपेक्ष था। उसको ये नहीं मतलब ये हिंदू है ये मुसलमान ईसाई, नहीं, इसको कोई मतलब नहीं है, कौन कितना काबिल है उसके अकॉर्डिंग इसने पोस्ट दिए थे। ये सभी धर्मों को एक बराबर मानता था, पहली अच्छी चीज। दूसरी अच्छी चीज कि इसने योग्यता के आधार पर पद बांटे थे, अगर तुम काबिल हो, तुम इस पद के लायक हो तो ही तुम्हें पद मिलेगा, नहीं तो नहीं। तो योग्यता के आधार पर पद बांटने वाला ये पहला राजा था, ठीक है। अब ये सारी चीजें हुई, अब मैं यहाँ पे बता रही थी कि देखो सबसे ज्यादा विद्रोह हुए थे 34 टाइम्स, तो उसमें से 27 टाइम्स तो दक्षिण वालों ने करे थे। अब ये बंदा ना बैठे बैठे परेशान हो जाता था, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे इंडिया का मैप है, ठीक है, ये मान लो हमारे ये नीचे इंडिया का मैप है, तो अब दिल्ली तो यहाँ पे पड़ती है, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। अब ना ये लगातार क्या हो रहा है, यहाँ से अटैक हो रहे हैं, यहाँ से अटैक हो रहे हैं, यहाँ पे अटैक हो रहे हैं, यहाँ पे अटैक हो रहे हैं, यहाँ पे अटैक हो रहे हैं, तो ये यहाँ से बैठे बैठे कैसे उसको हैंडल कर सकता है, कैसे करेगा, कर ही नहीं पाएगा। उसको ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जब तक ये वहां पे पहुंचता था ना तब तक विद्रोह वगैरह हो चुका होता था या वो प्रांत अलग हो जाता था। तो ये बंदा ना बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो इसने सोचा क्यों ना मैं अपनी राजधानी चेंज कर लूं, है ना, क्यों ना मैं अपनी राजधानी चेंज कर लूं। मान लो दिल्ली यहाँ पर है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर आने से क्या होगा कि मैं यहाँ पर भी अच्छे से रूल कर पाऊंगा, हर जगह मेरी पकड़ बनेगी, और अगर मान लो नीचे से अटैक होता है तो मैं तुरंत अपनी सेना भेज पाऊंगा और इन अटैकों को दबा दूंगा। यहाँ पे जो ये अटैक कर रहे हैं दक्षिण वाले, मैं इनको दबा दूंगा। तो ऐसे इसने सोचा, फिर इसने सोचा कि चलो राजधानी परिवर्तन करते हैं। अब आप लोग ही एक बात बताओ कि मान लो अगर राजधानी परिवर्तन हो रही है हमारी, चलो अभी हमारी राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, अगर मुझे मुंबई को राजधानी बनाना है तो मैं क्या करूंगी, जो यहाँ के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मैं मुंबई में शिफ्ट करूंगी, जो यहाँ की इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे संसद को चलाने के लिए जरूरी है वो सारा वहां पे लेकर के जाऊंगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के जाऊंगी, सारी चीजें, है ना। मैं ऐसे थोड़ी करूंगी कि लाल किला को उठा के दिल्ली ले जाऊँ, वो सॉरी मुंबई ले जाऊँ, या फिर कुतुब मीनार को उठा करके मैं मुंबई ले जाऊं, ये तो पॉसिबल भी नहीं है ना। तो ना ऐसा ही जनता के साथ होता है। अब ऐसे थोड़ी होगा कि मैं यहाँ की जनता को उठा के मुंबई ले जाऊं कि भाई तुम दिल्ली की राजधानी में रहते हो, भारत की राजधानी में, अब भारत की राजधानी मुंबई है, चलो सब मुंबई, ऐसे तो नहीं होगा। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वही तो उठा के लेके जाएंगे। लेकिन पता नहीं इतना बेवकूफ आदमी था, इसके दिमाग में क्या आया, इसने ना इनको आक्रमणों को दबाने के लिए राजधानी परिवर्तन करने की सोची। तो राजधानी परिवर्तन करने के साथ साथ ही ना, तो जो जहाँ की दिल्ली की जनता थी, दिल्ली की जनता को बोला तुम भी चलो मेरे साथ।
तो सारे लोग कह रहे भाई तू पागल वागल है क्या, कि क्या है, मतलब जनता कैसे जाएगी, और जनता ऐसे तो है नहीं, एक दो तेरी जनता है, हम तेरे साथ चल दें, लाखों लोग होते हैं जनता में, तो लाखों लोग कैसे जाएंगे। इसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरी जनता चाहिए, मैं तो देवगिरी लेके जाऊंगा। हाँ, इसने देवगिरी स्थानांतरित करी थी अपनी राजधानी। देवगिरी का अभी करंट में नाम दौलताबाद है और ये महाराष्ट्र में है। तो देवगिरी यहाँ पे पॉइंट, मतलब यहाँ पे ही आ रहा था, देवगिरी में लेके चलता हूँ, सबको लेके चलो। तो इसने कहा कि नहीं सब लोग जाएंगे। अब राजा का कहना तो मानना ही पड़ेगा जनता को, जनता क्या करे। तो क्या हुआ, इसके कहने के बाद सारी जनता चल पड़ी देवगिरी के लिए। अब देखो अभी क्या है, अभी हम ऑटो से चले जाए, रिक्शे से चले जाए, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रेन, एरोप्लेन, कितनी सारी चीजें हैं जाने के लिए। लेकिन उस टाइम पे ऐसा थोड़ी होता था ना, तब रास्ते में पहाड़ पड़ते थे, नदियां पड़ती थी, पर्वत पड़ते थे, जंगल पड़ते थे, वहां से सबको लेके जाना है और पूरी की पूरी जनता को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मतलब इट मीन्स अगर हम आबादी 10-12 लाख भी ले लें, 10-12 लाख, एक बहुत बहुत कम है ये प्रजा के नाम से, मतलब दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए। तो 10-12 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना कोई आसान काम तो था नहीं। और लोग पैदल जाते थे, पैदल, घोड़ों पे, अपनी जो उनकी सवारियां होती है उस पे, उसमें भी इतनी दिक्कत नहीं थी, चलो जैसे तैसे जाएंगे। लेकिन अब देखो सब हमें एक जगह पे हमें टिकने में ना करीब 10 साल लग जाते हैं, तब जाके हम उस जगह में एडजस्ट हो पाते हैं सही से, कि हाँ हम यहाँ के निवासी, हम यहाँ पे रह सकते हैं। तो लोग जहाँ वहाँ इतने सालों से रह रहे हैं, अपना घर वगैरह छोड़ के चले जाएंगे। अब देखो ढोने के लिए, अब घर का सामान है तो इंसान अपने साथ कितना सामान लेके जाएगा, क्योंकि ढोना तो उसी को ही है ना। तो अब लोगों ने क्या करा, जो छोटा मोटा सामान था, थोड़ा बहुत जितना वो साथ में ले जा सकते थे टांग के ले गए, और बाकी सारा वहीं छूट गया। मतलब लोगों का घर, जो उनके पशु होंगे, जो उनका मेन घर के में रहने का सामान होगा, सब कुछ उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। और ये सब बेवकूफी करनी पड़ी थी इस एमबीटी के चक्कर में। इसने बोला था कि इसको प्रजा चाहिए वहां पे, और देखो सारे लोग वहां पे जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी सारे लोग हैं, सारे हेल्दी हैं। अब उसमें क्या होगा, कितनी सारी लेडीज होंगी जो प्रेग्नेंट होंगी, कितने सारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, कितने सारे गोद में जो रहते होंगे बच्चे, कुछ महीनों के बच्चे वो होंगे, कुछ बूढ़े होंगे, कुछ बूढ़े होंगे जिनसे चल नहीं पा रहा होगा, कुछ विकलांग होंगे, कोई फिजिकली चैलेंज होंगे, कोई बीमार होंगे। तो इन्हें कहा कि सब जाएंगे, ए टू जेड, एक एक बंदा मुझे चाहिए देवगिरी में, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, सारे गए। और इस चक्कर में मान लो 12 लाख लोग थे ना, तो वहां पे सिर्फ 7 से 8 लाख लोग पहुंच पाए। बीच में ही 4-4.5 लोगों की डेथ हो गई। कि मतलब एक ये ऐसा राजा था कि इसके बेवकूफी भरे काम के चक्कर में इसने अपनी ही प्रजा को मार डाला। 4.5-5 लाख लोग इसके चक्कर में वहीं पे मर गए। तो अब जैसे तैसे लोग वहां पे पहुंचे, जो भी है लोगों ने, अब देखो अब अच्छी इमेज तो बनेगी नहीं, इमेज नेगेटिव बन गई, राजा ऐसा है, राजा वैसा बन गई। भाई कोई अपना प्रियजन खोएगा, कोई किसी का इंसान मर जाता है तो नई चीजें वो भूलती ना। तो लोगों के अंदर ना बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया कि ये कैसा राजा है, कैसा बेवकूफ राजा है। खैर अब इसने बेवकूफी करी। अब इसके पीछे राजा रीजन क्या था, देखो इतना पढ़ा लिखा इंसान है तो कुछ तो रीजन सोच के इसने करा होगा ना कि मुझे मेरे लोग वहां चाहिए। तो इसकी मेंटेलिटी क्या थी कि मैं दिल्ली का राजा हूँ, दिल्ली की जनता मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करती है। अगर मैं देवगिरी में राजधानी बना लूंगा तो पता नहीं यार मेरे वो लोग मेरे को प्यार करे ना करे, मेरे को रिस्पेक्ट देना दे, इज्जत देना दे, मेरे को कोई मार ना डाले वहां पे। तो इसने कहा कोई नहीं, यहाँ की जनता ही वहां ले चलो, तब तो मेरे को ये जनता प्यार करेगी। तो अब आप खुद ही इस एग्जाम्पल से देख सकते हो कि अब इसकी जनता इसे कितना प्यार करती होगी, जो दिल्ली की जनता देवगिरी गई है इसे कितना प्यार करती होगी। चलो ठीक है जो भी। फिर ये 1327 में इसने काम करा था, 1327 में इसने करा, फिर भी इसके बस की नहीं हुई कि ये विद्रोह को दबा ले। फिर इसका दिमाग खराब, यहाँ मजा नहीं आ रहा, दिल्ली ज्यादा सही थी। फिर 1335 में इसने कहा वापस दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था दिल्ली चलो, लेकिन इन्होंने क्या करा, दिल्ली चलो, इन्होंने बोला एनबीटी ने कि दिल्ली चलो वापस। फिर वापस से दिल्ली लेके गया और सेम वही प्रोसीजर, जो लोग ये पहले लाया था, जो इसने दिल्ली से देवगिरी लोग पहुंचाए थे, उसने बोला सारे चलो। फिर से अपनी प्रजा को लेकर के ये दिल्ली गया और उसमें फिर से इसने 5-6 लाख लोग मरवाए, मतलब अपने आप ही। पता नहीं कैसा राजा था कि इसको क्या ही दिमाग था, पता नहीं। इसने वापस से जनता को वहां पर गया और फिर से 4-5 लोगों की डेथ हुई थी इसी चीज में। ठीक है, एक तो ये इसका काम बहुत ज्यादा बेवकूफी भरा था। सेकंड चीज इसने क्या करा था, देखो दोआब में कर वृद्धि करी थी। दोआब में कर वृद्धि, देखो दोआब हम पढ़ चुके हैं कि अगर ये नदी है और ये नदी है, जो इसके बीच की भूमि है ये दोआब कहलाती है, बहुत उपजाऊ होती है, बहुत अच्छी होती है। इसने कहा कि इसमें कर वृद्धि कर दो। चलो अगर फसल अच्छी हो रही है तो बंदे कर दे भी देंगे, किसानों को क्या दिक्कत है, फसल तो अच्छी होती है। लेकिन क्या हुआ, एक साल ना वहां पे सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, फसल ही नहीं हुई। इसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे टैक्स चाहिए। चलो जैसे तैसे लोगों ने दिए। फिर दूसरा साल आया, फिर वहां अकाल पड़ा। फिर तीसरा साल आया, फिर अकाल पड़ा। फिर चौथा साल आया, अकाल पड़ा। इस तरीके से टोटल 7 ईयर्स तक वहां पे लगातार अकाल पड़ता रहा। 7 सालों तक लगातार वहां पे अकाल पड़ा, सॉरी। तो उस अकाल में क्या हुआ, अब ये क्या करा कि स्टार्टिंग के 1-2 साल मुझे नहीं पता,
वृद्धि हो रही हो, मतलब खेती हो रही हो, मुझे नहीं पता, तुमको फसल हो रही नहीं हो रही मुझे नहीं पता, मुझे टैक्स दो, मुझे टैक्स दो। इनने लोगों से खूब पैसा खींचा कि पैसे दो। अब भाई किसान वहां के परेशान बेचारे कि हमारे पास तो हमें खाने के लिए ही नहीं है, हमारी तो फैमिली भूखी मर रही, तुझे कहाँ से टैक्स दे। लोगों को आगे गुस्सा, उन्होंने खेती करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि देखो हम खेती नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे, पर अगर हम खेती कर रहे हैं तो जो कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है वो तो तू ही रख ले रहे हैं, हम तो वैसे भूखे मर रहे हैं, तो हम क्यों करें खेती। उन्होंने खेती करनी छोड़ दी। 7 साल हो गए, 4-5 सालों से वहां पे कोई खेती नहीं हुई, कुछ टैक्स नहीं हुआ। तो राजा को अपनी गलती का रियलाइज हुआ, हाँ ये मैंने क्या कर दिया। आगे जाके मान लो फसल अच्छी हो रही तो किसान तो मेरे को और ज्यादा टैक्स दे देते, खुशी खुशी टैक्स दे देते। अब जबरदस्ती ऐठने के चक्कर में मैंने तो गलती कर दी टैक्स। तो फिर इसने क्या करा, चलो मैं कुछ करता हूँ। तो किताबों में ना ये लिखा हुआ है कि जो एमबीटी थे ना, सबसे पहले किसानों को वो दिया था, ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई थी, थोड़े से पैसे दिए थे। तो किताबों में लेकिन ये नहीं लिखा कि क्यों दिए थे पैसे, मतलब ये रीजन नहीं लिखते, बस ये लिखा है कि एमबीटी किसानों को पैसे देने वाला पहला राजा था। बट क्यों दिए थे, इस वजह से दिए थे कि पहले तो तूने लूट लाट लिया, अब तेरे को पता है जब वहां पे खेती नहीं हो रही, पैसा ही नहीं मिल रहा, तूने अपना शॉर्ट टर्म के चक्कर में लॉन्ग टर्म का नुकसान कर लिया। तो इसने क्या करा, किसानों की हेल्प करी, उनको बहुत सारे पैसे दिए। अकाल पीड़ित जो लोग थे उनकी भी हेल्प करी कि अकाल पीड़ित हो तो हमारे पास पैसा नहीं, लो मैं दे रहा हूँ पैसे करो। तो इसने उस टाइम पे बहुत सारा पैसा उनको दिया था कि तुम खेती वेती करो, अपना अकाल पीड़ित है जब तक ये चीजें नहीं सही हो रही, सॉर्ट आउट नहीं हो रही, तुम कर लो। तो एक ये चीज थी। फिर क्या हुआ, इसको करना था दक्षिण भारत में आक्रमण। देखो ऑब्वियसली ये टारगेट है, यहीं से नीचे नीचे जब बार बार अटैक हो रहे हैं तो इसको दक्षिण भारत में अटैक करना था। ठीक है, अटैक करना था, जा रहा था, इसने कहा सेना तैयार रहो, अटैक करने जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो उस टाइम पे मंत्री था, उसने कहा कि सर जी प्लेग फैल रहा है। प्लेग ना एक महामारी थी, जैसे भी कोरोना महामारी थी ना, फटाफट फटाफट ऐसे फैली है, तो ऐसे उस टाइम पे प्लेग था। तो उन्होंने कहा कि प्लेग हो रहा है सबको, सैनिकों के परिवार, सैनिक लोग ना अभी पीड़ित हैं इससे, ठीक है, तो अगर आप लेके जाओगे तो अच्छी बात नहीं है, अभी इसको थोड़ा ओवरकम करने दो फिर चलते हैं। नहीं हम लड़ेंगे, तुम डर रहे हो, तुम लड़ाई लड़ने से डर रहे हो, मतलब ऐसे बहुत बातें इसने मंत्री को सुनाई, तुम लड़ाई लड़ने से डर रहे हो। अरे हम सैनिक है सैनिक, हम राजा है राजा, हम लड़ते हैं, हम परिस्थितियों का सामना करते हैं, हम किसी से डरते नहीं है, हम परिस्थितियों का सामना करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ने जाएंगे। अब क्या करे, राजा तो राजा है। उसने कहा ठीक है चलो चलते हैं, चले गए। करीब इसके सेना में उस टाइम पे 3 लाख लोग थे करीब, अप्रोक्स है ना, बहुत बड़ी सेना थी, 3 लाख लोग थे। अब लेके गया, अब रास्ते में ही ना लोगों को में, सैनिकों के बीच में प्लेग फैलने लगा, बहुत बुरी तरीके से सब में प्लेग फैलने लगा, और आधे से ज्यादा सैनिक थे ना धड़ाधड़ करके मरने लग गए, बहुत ज्यादा सैनिक मरने लग गए। समझ लो 3 लाख लोग थे ना, तो उसके आधे भी वापस नहीं आ पाए थे, 50% भी वापस नहीं आ पाए थे, 1.5 लाख ऐसे ही मर गए थे, उससे भी ज्यादा मर गए थे। तो रास्ते में मरने लग गए लोग फटाफट फटाफट पूरे में, क्योंकि महामारी फटाफट फैल रहा है, अब वो चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, इलाज उनको प्रॉपर मिल नहीं रहा। देखो राजा क्या चलेगा, हाथी पे बैठ के पालकी में चल के 4 लोग उसको लेके जा रहे हैं, वो तो अंदर सुरक्षित है ना, खाने पीने की सब व्यवस्था उसको मिल रही है, लेकिन उन बेचारे सैनिकों का क्या, उनकी तो कोई टेक केयर करने वाला है ही नहीं, उन्हें तो बस चलना है चलना है चलना है, ना वो ठीक से इलाज कर पा रहे हैं ना रेस्ट कर पा रहे हैं। इस तरीके से बहुत ज्यादा फैलने लगा, बहुत ज्यादा बीमार हो गया। फिर भी इसको अक्ल नहीं आई, चलो 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 हम चल लेंगे, चल रहा है रास्ते में, जब इसको प्लेग हो गया ना, जब इसको इसको भी रास्ते में प्लेग हो गया, अब वो इसको समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है, और वहीं से ये सैनिक लेकर के वापस आया। पर अगर यही बेवकूफ ये बात पहले समझ जाता तो वो उन 1.5 लाख लोगों की क्या जान नहीं बच जाती। एक एग्जाम्पल अप्रॉक्स में बता रही हूँ, 3 लाख अप्रॉक्स, ये सब डाटा फिक्स नहीं है, तो क्या उन 1.5 लाख लोगों की जान नहीं बच जाती। उन 1.5 लाख लोगों को मरवा के वापस भी आ गया, लड़ाई भी नहीं लड़ी और मिला कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से इसका ये भी एक बेवकूफी भरा डिसीजन था। और एक इसने वाव बहुत अच्छा काम करा था ना, एक इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, ठीक है, ये सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। देखो पता है ना आपको, तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था, है ना, तो जीतल था। मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ कि क्या था। देखो अगर अभी हम 5 रुपए का जो हमारा सिक्का होता है, उसे मार्केट में अगर हम बेचने जाएं तो हमें पिघला करके उसको बेचें, तो वो जो मेटल मिलेगा ना वो इतना ही बिकेगा जितना उसकी वैल्यू 5 रुपए है, मतलब 5 रुपए के सिक्के में इतनी धातु लगी हुई है 5 रुपए जितनी। लेकिन इसने क्या करा, इसने चांदी के सिक्के चलाए, ठीक है, तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन उनका वैल्यू रखी चांदी वाली, मतलब तांबे के सिक्के चला रहा है और वैल्यू रख रहा है चांदी वाली। देखो मान लो कि 5 रुपए का तांबे का सिक्का है, और लेकिन वैल्यू है चांदी की, मतलब अगर तुम इसको मेल्ट करके बेचने जाओगे ना तो वो 5 रुपए नहीं बिकेगा, वो चांदी के भाव में बिकेगा, चांदी उस टाइम पे जो भी हो। तो ऐसे करके इसने सिक्के चलाए थे। तो ये इतना ज्यादा बेवकूफ, लोगों के जैसे ही मार्केट में सिक्के आए, जैसे ही लोगों ने मार्केट में सिक्के आए, तो उसको चांदी को कोई 5 रुपए में क्यों चलाए।
जाएगा, हमारे पास भी सिक्के आएंगे, हम भी ये नहीं करने वाले। कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता। लोगों ने क्या करे, जैसे इसने सिक्के जारी करे, सिक्के पे इसने लिखवाए थे जिले इलाही। तो जिले इलाही लिखवाने वाला एमबीटी पहला राजा था। तो जैसे ही सिक्के मार्केट में आए ना, लोगों ने धड़ाधड़ बहुत इकट्ठे करने लग गए और इकट्ठा कर करके पिघला के चांदी बना के चांदी के भाव बेच आते थे। लोगों के तो मजे आ गए, वाह बहुत सही। अब इसने बोला मंत्री से, अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो मंत्री कहता, भाई तेरे में दिमाग है तो सोचेगा, चल खैर कोई नहीं, तू एक काम कर, तू वापस ले आ, तुम राजा जी आप आदेश करो, वापस लेकर के आओ सिक्के, सारे लोग सारे सिक्के लेकर के आओ। तो राजा बोल रहा है, एमबीटी बोल रहा है, सही बोला था इसने, कि एक बात बताओ, जब मान लो 1 रुपए की चीज है वो 5 रुपए में बिक रही है, तो वो लोग मुझे 1 रुपए में ही वापस क्यों करेंगे? अरे सही, भाई कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियसली कोई अपना लॉस क्यों करेगा। अब मंत्री ने सोचा, अच्छा ये बात है। तो उसने कहा, राजा जी एक काम करो, आप 5 रुपए के 10 रुपए दो और सिक्के वापस लेके आओ, सिक्के ले मंगाओ वापस सारे। तब राजा ने घोषणा कर दी कि मान लो जो तांबे के सिक्के हैं जितने में भी आप बेच रहे हो ना, मैं उससे डबल में आपको खरीदूंगा, डबल में आपको खरीदूंगा। अब एक बात बताओ, हमें 1 रुपए के मिल रहे थे 5 रुपए, अब 5 रुपए के मिल रहे हैं 10 रुपए, भाई किसके नहीं मजे आएंगे। तो अब लोगों ने क्या करा, पहले तो वो चांदी कर रहे थे, चांदी को पिघला करके चांदी बेच रहे थे, अब चांदी से वापस से सिक्के बनाने लग गए, क्योंकि अब वही सिक्का 1 की जगह कितने में जाएगा, 10 में। अब मान लो कि इसने ना, एमबीटी ने 1000 सिक्के जारी करे थे, तो 1000 की जगह इसका ना खजाना ही भरने लगा, मतलब 5000 सिक्के आ गए। मतलब कह रहा, अभी ये क्या हो रहा है, मैंने तो सिर्फ 1000 सिक्के जारी करे थे, मेरे पास 5000 सिक्के आ गए। तो इसका मतलब ये था, वो अब लोग क्या कर रहे थे कि जबरदस्ती के सिक्के बना बना के इसको दे रहे थे, क्योंकि 10 रुपए में खरीद रहा था। अब मान लो इसने जो जारी करे थे 1000 के, 5 रुपए के, 1 रुपए के हिसाब से, अब 1000 के इसको एक सिक्का, तो 1000 का इसको वापस आना चाहिए था, लेकिन 5000 सिक्के आ गए। अब ये दे रहा था 10 रुपए एक सिक्के के, तो मान लो 50 लाख, ठीक है। 1000 के इसको कितने देने पड़ गए, 50 लाख, क्योंकि 5000 आ गए थे, 10 के हिसाब से दे रहा था, तो सॉरी 50,000 गए, मतलब 1000 के 50,000 रुपए, 49,000 का सीधा सीधा इसने लॉस उठाया। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, बट उस टाइम पे सोचो कि कितना इसका नुकसान हुआ, कितना उस टाइम पे इसका जो राजकोष था ना, आधा उस टाइम पे खाली हो गया। और किसकी बेवकूफी में, इसकी बेवकूफी में, पहले सिक्के चलाना फिर वापस लेना ताकि मैं सही मुद्रा चला पाऊं, बहुत इसने अपने आप को नुकसान करा था। यहीं पे कहने लग गए, अरे भैया बावला राजा हमारा, पता नहीं कैसा है, क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। और एक इसकी देखो कितने बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है, इसको अब कौन नहीं पागल बोलेगा, किताबों में भी फिर सही लिखा है। फिर एक आया खुरासान अभियान। अभी देखो खुरासान अभियान ये कहाँ पे पड़ता है एरिया, ये जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये जो पूरा एरिया है ना, ये मिला करके उधर की साइड है खुरासान, ये पूरा उस उधर का एरिया था। तो उस टाइम पे मंगोलों का अटैक था, मंगोलों से दुनिया डरती थी यार उस टाइम पे, तो इसका भी यही हाल था, डर रहा है ये वो। इसने अपनी सेना तैयार करी कि चलो लड़ाई करने चलेंगे, लड़ेंगे ये वो। तो इसने पूरी सेना तैयार करी थी 3,70,000, मतलब उस टाइम पे इसकी सेना में जो सैनिक थे वो थे 3,70,000, ठीक है। ये कहा कि चलो लड़ाई लड़ने चलते हैं, लड़ेंगे मंगोलों से ये वो, पर इससे पहले ट्रेनिंग लेते हैं, तैयारी करते हैं, लड़ेंगे। तो इसने पता है क्या करा, इसने क्या करा कि उनको ना 1 साल की सैलरी एडवांस दे दी। एडवांस मतलब कि समझ लो 3,70,000 थे, तो मान लो कि एक को 10 रुपए भी दे रहा है, 1 साल की सैलरी 10 रुपए मान लो, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन कहाँ करने जाएंगे हम। तो इसने क्या करा कि मान लो 1 साल की सैलरी हर एक सैनिक की 1 लाख की 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दी। 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कितना हो गया, 37 लाख रुपए। 37 लाख रुपए इसने पहले ही एडवांस में दे दिए। जाओ, एक एग्जाम्पल है 37 लाख पर किए, तो इसने उस टाइम अरबों में भी होंगे पैसे, क्योंकि 1 लाख साल की सैलरी बहुत होती है। मैं तो यहाँ 10 रुपए लेके चल रहा हूँ, 1 महीने का 1 रुपया भी नहीं पड़ा। तो सैलरी इसने दान में नहीं मतलब दे दी, कि तुम उसको ऐसे लगा कि अब ना सैनिक बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, लड़ेंगे कि हाँ हमें पैसे मिल गए, अच्छा काम करना, ये है वो है। लेकिन हुआ इससे उल्टा, लोग और मस्त मौला हो गए, खूब पैसा है उनके पास, खर्च करने के लिए पैसा है भाई, खूब पैसा करेंगे, चीजें इधर उधर ले रहे हैं। तो अब जब लड़ाई करने का टाइम आया, तो उस टाइम पे मंगोलों में इतना कोई स्ट्रॉन्ग शासक रहा नहीं था। उसने कहा भाई चल संधि कर ले, उन्होंने कहा ठीक है कर ले। तो मंगोलों के साथ संबंध सुधर गए, लड़ाई हुई नहीं। जिस लड़ाई के लिए इस बंदे ने 1 साल की सैलरी सारे सैनिकों को दे दी थी, वो लड़ाई हुई नहीं। अब ये गया मंत्री को बोला जाओ सैलरी वापस लेके आओ। मंत्री गया, लाओ पैसे दो, सैलरी वापस दो। सैनिक कह रहा कौन सी सैलरी, खा गए हम, खत्म, कौन सा पैसा रखे, हमने तो खर्च कर दिए, जाओ दुकान वालों से लेके आओ, हमने तो खर्च कर दिए। इस तरीके से यहाँ पे इसकी बेवकूफी के चक्कर में इसको और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। फिर आया एक कराची अभियान। एक देखो एक बात है इस बंदे की, एमबीटी कितने भी बेवकूफी भरे काम कर रहा था,
काम करे जा रहा है, सफल नहीं हो रहे कोई भी। देखो कुछ का रिजल्ट निकल के आ रहा है, पागल वाले काम कर रहा है, कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल के आया, लेकिन बंदे ने ना हार नहीं मानी। बंदा मरते दम तक लगा रहा कि हाँ मुझे करना है, ये नहीं तो ये सफल होगा, ये नहीं तो ये सफल होगा, और शायद आगे जाके हो भी जाता। बट ये मर गया था बीच में, ठट्टा में जा रहा था, वहां पे ही मर गया था। बट इसकी लाइफ से हम कुछ सीखे ना सीखे, बट एक चीज हम जरूर सीख सकते हैं कि लाइफ में कभी भी ना रुकना नहीं चाहिए, करते रहो, कुछ ना कुछ कर ही जा रहा था। वैसे इसने करने में अपना सिर्फ या तो धन का लॉस करा है बहुत ज्यादा, या फिर प्रजा मरवाई है। दो काम शायद फेवरेट है इसके, इसने यही काम बहुत करा है। तो बट ये कभी भी रुका नहीं, करता रहा। जब ये लड़ाई लड़ने, ये मरा भी था ना, तब भी लड़ाई लड़ने जा रहा था कि मैं इसको हरा के आऊंगा, मैं इसे मार के आऊंगा। तो रास्ते में सिंध में ही जाते हुए इसकी डेथ हो गई थी, ठट्टा के पास, वहां पे इसकी डेथ हो गई थी। पर फिर भी ये एंड टाइम तक लगा रहा। ठीक है, अब इसका ही लास्ट काम सुनो, कराची अभियान। ये कराची अभियान का है जो हमारी चीन का, तिब्बत तो पहले अलग ही था ना, तिब्बत, अब चाइना का है, चाइना, तिब्बत और इंडिया। तो तिब्बत का जो बॉर्डर है ना, वहां पे ये कराची अभियान था, कराची। तो वहां पे लड़ाई लड़ने जा रहा था, अपने सारे सैनिकों को ले गया, चलो। अरे इतना पागल इंसान भाई, वो लोग जो तेरे सैनिक है वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की गर्मी सर्दी कितनी फेमस है, वो बेचारे जाके वहां इतनी ठंड में कैसे लड़ेंगे। ठीक है, सेकंड चीज, उनको कैसे पता है कि पहाड़ों पे कैसे लड़ना है, वो तो वहां के जो लोग हैं, जो वहां के निवासी हैं, उनको ही तो पता होगा कैसे लड़ते हैं, क्या करते हैं। तो उनके ऊपर छोड़ देता, वहां की सेना तैयार कर लेता, नहीं मेरी सेना जाएगी, मैं लड़ूंगा, मैं हराने जाऊंगा। गया रास्ते में लेके, आधे सैनिक ठंड से मरने लग गए, आधे सैनिक बीमार रहने लग गए, आधे सैनिक पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हैं, पता ही नहीं है पहाड़ पे कैसे चढ़ना है, नीचे गिर रहे हैं, पहाड़ से गिर गिर के मर रहे हैं। तो इस तरीके से इसने फिर अपनी आधी सेना बर्बाद कर ली। मतलब इस चक्कर में बहुत सारे लोग मर गए, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं, या तो तू पहले ट्रेनिंग देता ठंड में कैसे रहना है, कैसे सर्वाइव करना है, कैसी चीजें करनी है, खुद तो अपना राजा है भाई, तेरे को क्या प्रॉब्लम। लेकिन प्रजा का इसने बहुत बुरा हाल करा था, सैनिकों का उस टाइम पे भी। तो कराची अभियान क्या हुआ, फेल हो गया, इसको वापस से फिर से अपनी सेना वापस लानी पड़ी, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू फाइट इन द माउंटेन। और फिर वहां के जो राजा थे ना, उन्होंने भी उंगली करनी स्टार्ट कर दी कि तू पागल वागल है क्या, तू वहां पे जाके अटैक कर देगा, ठीक है तू अटैक करके आया और वापस भाग जाएगा दिल्ली, लेकिन जब वो लोग आएंगे तो पहले तो हम पड़ेंगे ना, जो कुमायूं गढ़वाल जो हिमालय है, कह रहा तो हम पड़ेंगे ना बीच में, वो तो हमारा नाश करेंगे ना, तेरा क्या जाएगा, तो भाग जाएगा। तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया, तू जा वापस जा। और वैसे भी सेना मरी रही थी, तो फिर इसको वापस आने लगा। फिर ये आ रहा था, फिर सिंध में लड़ने जा रहा था सेना लेके, बट बीच में इसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से एमबीडी का चैप्टर क्लोज। और इसलिए इसको बोला जाता है पढ़ा लिखा मूर्ख, ये किताबों में भी लिखा हुआ है, ये इब्न बतूता जी ने लिखा है, पढ़ा लिखा मूर्ख था। ठीक है, इसलिए, और ये भी बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। एक इंपॉर्टेंट चीज, उस टाइम पे इसके दरबारी थे जिन प्रभा सूरी और राजशेखर, ये एक जैन धर्म को मानने वाले थे। जिन प्रभा सूरी, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था एमबीटी, और इनको पूरा एक बोरी भर के सोने की दिनारें दी थी इसने, जिन प्रभा सूरी को। और एक राजशेखर, ये इसके कवि थे, दरबारी थे और कवि थे। ठीक है, और हाँ, जब ये मरा ना, तो बदाऊनी ने कहा था कि फाइनली राजा जी को प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को राजा से। तो जब ये मरा तो ये बोला कि मतलब मुक्ति मिल गई हमको। तो इस तरीके से एमबीटी का चैप्टर क्लोज। स्टिल फिर भी इसने 26 साल तक रूल कर लिया था। अब एमबीटी के बाद कौन गद्दी संभालता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।